1952 में एमआरए नाम की एक संस्था, जो कि एक इंटरनेशनल सर्कस कही जाती थी, का आगमन मद्रास में हुआ और उसका होस्ट बनी जेमिनी स्टूडियोज। हालांकि कुछ लोग एमआरए को इंटरनेशनल सर्कस के नाम से जानते थे, लेकिन इन लोगों का ट्रपीज का ज्ञान यानी झूलों का ज्ञान, जो सर्कस के लोग करतब दिखलाते हैं वैसे झूले, तो इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं के बराबर था। और सर्कस के एनिमल्स का ज्ञान तो उनको बिल्कुल भी नहीं था। पोएट कटाक्ष करते हुए, व्यंग्य करते हुए कहता है कि उनका एनिमल्स का ज्ञान था, वो सिर्फ डाइनिंग टेबल तक परोसे जाने वाले एनिमल्स तक ही सीमित था। लेकिन अपने विजिट के दौरान उनके दो प्लेस, जॉथम वैली और दूसरा फॉरगॉटन फैक्टर, इन दोनों का मंचन इन लोगों ने बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज में किया। हालांकि मैसेजेस जो इन दोनों प्लेस से थे वो बहुत ही सिंपल थे, और डे टू डे की जो है कुछ छोटे मोटे उपदेश वही ये दोनों प्लेस अंत में अपने मैसेजेस में देते थे। लेकिन फिर भी उनके जो सेट्स थे और उनके कॉस्ट्यूम्स थे, वो बिल्कुल भी फर्स्ट रेट के थे। यानी उसमें अपने आप में एक यूनिकनेस था। और इससे मद्रास की जितनी भी ड्रामा कंपनीज थी, ड्रामा कम्युनिटी के जितने लोग थे, वो हाईली इम्प्रेस्ड थे। और स्पेशली जो उनके सनराइज और सनसेट के जो सीन्स थे, वो तमिल प्लेस में कई बार बार उनके जाने के बाद भी उन्हीं के तौर तरीकों से स्टेज किया गया। अशोक मित्रा को कुछ समय के बाद ये पता चला कि जो एमआरए था, वो एक प्रकार से मूवमेंट चला रहा था इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ, और इसीलिए शायद बिग बॉसेस लाइक मिस्टर वासन, दे वर प्लेइंग इन देयर हैंड्स। हालांकि अशोक मित्रा इसके बारे में बहुत ही श्योरिटी के साथ, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते थे। हालांकि जो भी हो, चाहे एमआरए हो चाहे एमआरए ना हो, बॉसेस के इंटरप्राइजेस वही थे, फिल्म मेकिंग। और जहां तक जेमिनी कम्युनिटी की बात है, जेमिनी के जितने स्टाफ की बात है, उनके लिए ये अपने रूटीन से ये थोड़ा परिवर्तन रहा, इनका एमआरए का आगमन, जिससे कि वो अपने रूटीन टास्क से हट करके इनके प्लेस का आनंद और इनके लोगों को होस्ट करने का आनंद ले सकते थे। कुछ समय के पश्चात जेमिनी स्टूडियोज में एक और गेस्ट का आगमन होना था, और वो कोई इंग्लिश पोएट था। जब यह समाचार आया तो लोगों के मन में यह जिज्ञासा थी कि यह कौन सा इंग्लिश पोएट था, क्योंकि ज्यादातर जो जेमिनी का स्टाफ था, जो पढ़ा लिखा स्टाफ था, वो जो प्रमुख इंग्लिश पोएट्स थे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ, टेनिसन, कीट्स, शेली, बायरन, और कुछ ज्यादा ही जानकार और पढ़े लिखे लोग, ज्यादा से ज्यादा, हद से हद, जो मॉडर्न राइटर टीएस इलियट था, उसको जानते थे। लेकिन यह कौन सा पोएट आ रहा था, इसके बारे में लोगों के मन में कौतूहल बना हुआ था। बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज, स्पेशली मिस्टर वासन, इसको एक बहुत वार्म रिसेप्शन देना चाह रहे थे। और इससे लोगों का अंदाजा ये था कि शायद ये पोएट कोई एडिटर था, क्योंकि बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज भी एक पॉपुलर तमिल वीकली आनंद विकातन के एडिटर थे। तो शायद एक अपनी बिरादरी का आदमी होने के नाते, एडिटर होने के नाते, वो इसको इतना वार्म वेलकम देना चाहते थे। खैर, अब वो किस न्यूज़पेपर या किस जर्नल का एडिटर था, ये अभी भी क्लियर नहीं था। उस फिक्स डेट को, जिस दिन उस पोएट को आना था, लगभग आधे दर्जन पेडेस्टल फैंस के नॉइज में बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज ने एक लंबा लेक्चर दिया उनके वेलकम में, पोएट के वेलकम में, उनके ऑनर में। लेकिन उनके लेक्चर से ये पता चलता था कि वो भी उस पोएट के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। हालांकि यदा कदा उनकी स्पीच से कहीं न कहीं ट्रेस मिलता था कि वो थोड़ा एंटी कम्युनिज्म की तरफ इंक्लाइंड था, जिसमें कि, क्योंकि उनके लेक्चर में कहीं न कहीं फ्रीडम और डेमोक्रेसी की बात इधर उधर की गई थी। खैर, पोएट ने भी अपना लेक्चर शुरू किया, और शायद
वो इतना साइलेंट ऑडियंस कहीं भी और नहीं पा सकता था जैसा डेज्ड और साइलेंट ऑडियंस जेमिनी स्टूडियोज में उसको मिला। कारण यह था, once again writer Ashok Mitra has introduced humor here, that since the people of Gemini Studios, they could not understand the accent of the man, that is the British poet, and therefore they could not understand what he was speaking, and therefore they kept quiet. वो चूंकि उसको समझ ही नहीं सक रहे थे अंग्रेजी का, उसका एक्सेंट कंप्लीटली ब्रिटिश एक्सेंट था, जिसके कारण उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो बेहतर था कि शांत ही बैठे। कुल मिलाकर के किसी को यह समझ में नहीं आया कि यह पोएट जेमिनी स्टूडियोज में उन लोगों के बीच में क्या कर रहा था जिनको कि इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश पोइट्री के टेस्ट को डेवलप करने के लिए जिनके पास समय ही नहीं था और उनको उससे कोई लेना देना ही नहीं था। और लगता है उस पोएट को भी यह नहीं समझ में आ रहा था कि वह इन फिल्म मेकर्स के बीच में कर क्या रहा था। लेकिन कुल मिलाकर के बात यह है कि ये विजिट ब्रिटिश पोएट की जेमिनी स्टूडियोज वालों के लिए एक मिस्ट्री बन करके रह गई थी कि आखिर उसका विजिट यहां पर हुआ भी था तो क्यों हुआ था। फिर इसका रहस्योद्घाटन बहुत ही जल्दी होने वाला था। एक दिन अशोक मित्रा द हिंदू के एक अनाउंसमेंट को पढ़ रहे थे। वो एक प्रकार का छोटा सा एडवर्टीजमेंट ही था जो कि एकदम इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर पे पब्लिश्ड था। और वो अनाउंसमेंट या वो एडवर्टीजमेंट ये था कि द इनकाउंटर नाम का एक न्यूज़पेपर जो कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर था, वो एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन और कॉन्टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था, यानी ऑर्गेनाइज कर रहा था। क्योंकि द एनकाउंटर एक पॉपुलर न्यूज़पेपर नहीं था तमिल कम्युनिटी के लिए, खास तौर से जेमिनी स्टूडियोज की कम्युनिटी के लिए, तो इसलिए पहले अपनी एंट्री भेजने से पहले अशोक मित्रा ने यह उचित समझा कि यह कंफर्म कर लिया जाए कि वाकई में द एनकाउंटर जैसा कोई पेपर है भी कि नहीं। और इसका कंफर्मेशन उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाकर के किया। लाइब्रेरी में द एनकाउंटर के बहुत सारे न्यूज़पेपर, पिछले न्यूज़पेपर एकदम लगभग फ्रेश स्टेट में पड़े हुए थे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब अशोक मित्रा का ये था कि उस न्यूज़पेपर के बहुत रीडर्स नहीं थे उस लाइब्रेरी में। और जब अशोक मित्रा ने न्यूज़पेपर में एडिटर का नाम पढ़ा तो उनके दिमाग में एक घंटी बजने लग गई। यहाँ पर फिर एक बार अशोक मित्रा ने ह्यूमरस अंदाज में लिखा है कि जैसे हिंदी फिल्म के दो बिछड़े भाई किसी लास्ट की सीन में एक ही गाना गाते हुए आपस में मिलते हैं, उसी तरीके से उसको ऐसा महसूस कर हो रहा था कि जो एडिटर है उससे वो पहले भी मिल चुका था और एक बार उसका पुनर्मिलन होने जा रहा था। क्योंकि ये एडिटर, जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर था, वो कोई और नहीं था बल्कि ये वही पोएट था जो कि जेमिनी स्टूडियोज में आया था। खैर, यह तो स्पष्ट हो गया कि द एनकाउंटर का एडिटर वही था जो कि जेमिनी स्टूडियोज में आया था, यानी स्टीफन स्पेंडर। लेकिन अभी भी पूरा रहस्योद्घाटन नहीं हुआ था कि वो पोएट आखिर जेमिनी स्टूडियोज में क्यों आया था और बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज उसका आवाभगत करने के लिए इतने आतुर क्यों थे आखिर। इस रहस्य से पूरा पर्दा अब उठने वाला था। कई सालों के बाद जब अशोक मित्रा जेमिनी स्टूडियोज छोड़ चुके थे, एक बार वो ऐसे ही टहल रहे थे मद्रास की सड़कों पर, और मद्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने वाले पेवमेंट पे कुछ बुक स्टॉल्स थी, यानी उसके फुटपाथ पर कुछ किताबें बिक रही थीं। और उन किताबों में एक किताब अशोक मित्रा को मिली जिसको कि उन्होंने खरीदने का मन बनाया, और वो किताब थी द गॉड दैट फेल्ड। और द गॉड दैट फेल्ड 6 एमिनेंट राइटर्स के द्वारा लिखी गई थी। और ये 6 एमिनेंट राइटर्स थे आंद्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाजियो सिलोने, आर्थर केस्लर, लुइस फिशर
and the last one was Stephen Spender. इस किताब में जो इन 6 राइटर्स ने अपने अपने लेख लिखे थे, उन सब का एक कॉमन थीम था, और वो ये था कि उनकी कम्युनिज्म में यात्रा और उसके बाद उनका कम्युनिज्म से वापसी, उसकी उनके निराशा के कारण, उनका डिसइल्यूजन्ड रिटर्न, यानी निराश होकर के कम्युनिज्म से उनकी वापसी के बारे में, यानी कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिज्म को छोड़ दिया उन लोगों ने, और इसका पूरा विवरण कि उन्होंने उसमें क्या पाया, क्यों उन्होंने कम्युनिज्म को छोड़ा, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन उन्होंने इस किताब में लिखा था। अब राइटर के दिमाग में यह पिक्चर क्लियर होने लग गया कि वाकई में उस अवसर पे स्टीफन स्पेंडर का प्रोग्राम जेमिनी स्टूडियोज के बॉसेस ने क्यों ऑर्गेनाइज किया था। और अब अशोक मित्रा एकदम क्लियर हो चुका था कि बॉसेस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज को स्टीफन स्पेंडर की कविता से कुछ लेना देना नहीं था, या उसकी कविताओं से भले ही कुछ लेना देना न रहा हो, लेकिन वाकई में उनका द गॉड दैट फेल्ड से बहुत लेना देना था। और शायद इसी के पब्लिकेशन के अवसर पे उनके ऑनर में यह प्रोग्राम रखा गया था। इस तरीके से पोइट्स एंड पैनकेक्स का 5वां भाग भी समाप्त होता है। हमने प्रयास किया इसमें सभी मेन मेन पॉइंट्स को टच करने का, सभी ऐसे पॉइंट्स को टच करने का जिससे कि इसमें जो भी कुछ क्वेश्चंस बनते हों, उनके आंसर्स आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।